नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। एक चीज देखने में आ रही है, आपने भी इसका अनुभव किया होगा कि अब किसानों को, हम सबको खेतों में खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है। हम अच्छे किस्म के बीज लेके आ रहे हैं, उन्नत किस्म के बीज अपने खेतों में डाल रहे हैं। साथ ही हमने रासायनिक खादों की मात्रा भी 1.5 से 2 गुना कर दी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 15 से 20 सालों में हमारी उत्पादकता निरंतर घटती चली जा रही है। यदि हम बात 1990 के आसपास की बात करें, 2000 तक की बात करें, तो एक बीघा जमीन में हम गेहूं की फसल लेते थे तो 60-70 किलोग्राम यूरिया से काम चल जाता था। इसको भी 3 मात्रा में विभाजित करके हम देते थे। डीएपी की 40-50 केजी की मात्रा से काम चल जाता था। लेकिन सन 2005 और 10 के बाद तो स्थिति ये आ रही है कि हमें अपने खेतों में उन्नत किस्म के साथ में यूरिया की मात्रा 100 किलो तक, 125 किलो तक बढ़ानी पड़ रही है। डीएपी की मात्रा भी हमने दोगुनी कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी फसल की जो उत्पादकता है उसमें 60% तक कमी आ गई है। उम्मीद तो रहती है कि 60-70 क्विंटल के आसपास गेहूं निकलेगा, लेकिन गेहूं निकलता है 30 क्विंटल के आसपास। उसमें भी उत्पादकता के साथ में रोगों का खतरा भी बना रहता है। सिंचाई की मात्रा भी बढ़ गई है, और ये बात सिर्फ गेहूं की फसल पर नहीं, हर फसल पर लागू है। हम बात करें साग सब्जियों की, तो साग सब्जियों में भी निरंतर हमें रासायनिक खादों की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है। हमें कई तरह के कीटों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कीटनाशक खर्च खर्च के अपनी फसलों में डालने पड़ रहे हैं। तो इस सबका कारण क्या है कि हम रासायनिक खादों की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्पादकता घट रही है। हम रोगों से पहले रोग मुक्त हम फसलें लेते थे 1980 से पहले। बहुत कम, कभी कभार किसी एक आध रोग का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब तो हम यदि खाद्यान्न की फसलों की बात ना करें, हम साग सब्जियां फलों की बात करें, तो उन पर तो निरंतर रोगों का हमला होता रहता है। और इसीलिए 1 एकड़ फसल, चाहे साग सब्जियों की फसलें हो, किसी भी तरह की साग सब्जियां हो, एक किसान को 60-70 हजार से लेकर 1.5 से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक की कीटनाशक छिड़क के अपनी सब्जियों को सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है। फल वाले किसानों को तो और भी सामना करना पड़ रहा है। उसका तो चर्चाएं भी शुरू नहीं हुई है। वो चर्चा ये है कि वातावरण में जैसा बदलाव आ रहा है, वातावरण में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, सर्दियों की अवधि घटती चली जा रही है, बारिश अनियमित होती जा रही है, उससे फसलों की उत्पादकता भी सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। रोगों का हमला बढ़ गया है। इसको लेकर भी बहुत सारे किसान चिंतित हैं। अध्ययन कहते हैं, आधुनिक जो प्रयोग कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 10-12 सालों में फसलों की उत्पादकता में 60% तक गिरावट आई है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की है। और जम्मू कश्मीर की स्थिति तो इससे और भी खराब है। यद्यपि 5 साल पहले तक जम्मू कश्मीर की ज्यादा रिपोर्टें नहीं आती थी, लेकिन वहां से भी बात सामने आ रही है कि वहां भी 40 से 50% तक की फसलों की उत्पादकता गिर गई है। उसके पीछे एकमात्र कारण यही है, क्लाइमेटिक चेंज। और क्लाइमेटिक चेंज का संबंध भी इन्हीं रासायनिक खादों के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम इसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण ये है कि फसलों की उत्पादकता क्यों गिर रही है, रोगों का हमला क्यों बढ़ रहा है। इसका एक कारण यही है। इस सबका समाधान सिर्फ जीवामृत से नहीं है। इसका समाधान है जिन कारणों से ये प्रकोप बढ़ रहा है उनको रोकना, उनको स्थापित करना प्राकृतिक उपायों से। तो इसका एक कारण तो यही है कि जैसे जैसे हमने रासायनिक खादों की मात्रा बढ़ाई, उसके पीछे व्यवस्था थी। हमें बताया गया था कि रासायनिक खादों के बिना हम किसी तरह की फसल नहीं ले सकते, और फसल लेने का हम रिस्क लेंगे, हम प्रयोग करेंगे तो उत्पादकता घट जाएगी। और इसी के कारण हमारे किसान मित्र इस भय से अपने यहाँ प्राकृतिक खेती का, रसायन खादों के बिना फसलों को लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। बहुत सारे मित्र जैविक खेती में गए, लेकिन फिर लौट लाट के वापस आ गए। वैसे भी हमारे देश में अधिकांश किसान तो सीमांत किसान हैं, जिनके पास 1.5 एकड़ 2 एकड़ जमीन है। 1.5-2 एकड़ में कितने प्रयोग किए जा सकते हैं। परिवार भी पालना है, परिवार को आगे ही बढ़ाना है, जरूरत ही पूरी करनी है, मकान ही बनाना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिलानी है, शादी विवाह करना है। तो 1.5-2 एकड़ में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, वो किसान कर सकते हैं उनके पास जमीन है। और ऐसे ही किसान जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, पता नहीं किस किस प्रकार की खेती कर रहे हैं, और उन्हीं को हम देखते रहते हैं। सामान्य किसान के लिए प्राकृतिक खेती का स्वप्न स्वप्न बन के रह गया है। तो जैसे जैसे हमने रासायनिक खादों का
प्रयोग अपनी फसलों में बढ़ाया, मिट्टी में बढ़ाया, तो हमारी मिट्टी बदल गई, हमारी मिट्टी रोगी हो गई। जब तक मिट्टी को स्वस्थ ना कर लें, तब तक ना तो हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, ना हम अपनी फसलों पर रोगों के हमले को रोक सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जिस पे हम अभी ज़्यादा चिंता नहीं कर पाए हैं, हम समझ तो रहे हैं, हमें मालूम भी है, इस बात का हमें हमें जानकारी भी है कि अधिक खादों के प्रयोग से मानव समाज पे बीमारियों का हमला भी बढ़ गया है। हमला ही नहीं बढ़ गया, मानव समाज का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। तो ये सब जानते हो कि हम रासायनिक खादों की मात्रा को घटा नहीं पा रहे, बल्कि उसकी मात्रा में निरंतर वृद्धि करते जा रहे हैं। यही कारण है कि जब 1980-90 तक हमारा काम 40 किलो यूरिया से चल जाता था, आज उसी फसल में, उसी खेत में हमें 120 से लेकर 160 किलो यूरिया की जरूरत पड़ रही है, लेकिन उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। क्योंकि जितनी अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, मिट्टी की संरचना बदलाव आ जाता है, मिट्टी कठोर होती चली जाती है। कठोर मिट्टी के कारण मिट्टी की ऊपरी परत है वो कठोरता प्राप्त कर लेती है, मिट्टी के अंदर सीमेंट जैसी परत बन जाती है। उससे कई प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव तो यही है कि उसके बाद अब जो ऑक्सीजन का आवागमन है मिट्टी में रुक जाता है। एकमात्र ऑक्सीजन का आवागमन रुक जाने से, मिट्टी की कठोर परत बन जाने से, ना तो पानी अंदर प्रवेश कर पाता है, ना वायु का संचार हो पाता है, ऑक्सीजन पहुंच पाती है। और ऑक्सीजन के अभाव में जो बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म कीट हैं, जो हमारी मिट्टी की उर्वरता के लिए बहुत आवश्यक है। उर्वरता के लिए आवश्यक नहीं, बल्कि हम जो खाद अपनी मिट्टी में देते हैं, उनके प्रयोग के लिए बहुत आवश्यक है, वो भी निष्क्रिय हो गए हैं, वो भी अब समाप्त प्राय हो गए हैं। तो हमने रासायनिक खादों का प्रयोग किया, एक अच्छी स्थिति लाने के लिए, फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, फसलों की मात्रा बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लग गया, मिट्टी कठोर होती चली गई। कि हम जब रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो कई ऐसी जैविक क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के कारण मिट्टी की कठोरता आ जाती है। डीएपी के साथ भी यही है, डीएपी में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस का मिक्सचर है, तो वहाँ भी नाइट्रोजन काम करती है, और यूरिया के माध्यम से भी नाइट्रोजन काम करती है। तो उससे मिट्टी में कठोरता आ जाती है, मिट्टी की कठोरता से पानी की आवश्यकता भी फसलों को बढ़ जाती है। यदि हम बार बार पानी देते हैं तो ऊपरी परत में कुछ कारणों से कई तरह के फंगस डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हमने देखा है किसी भी स्थान पर, चाहे मानव शरीर में हो, किसी फल में हो, किसी भोजन में हो, किसी भी पौधे में हो, यहाँ ऑक्सीजन का मात्रा घटती है, वहाँ प्रतिकूल विनाश की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। वहाँ जो मित्र जीव होते हैं, वो तो सूक्ष्म जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जो संवर्धन है गति रुक जाती है, और उनके विपरीत जो रोग कारक प्रतिकूल जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। उसका प्रभाव दो तरीके से रहता है, रोगों का खतरा बढ़ जाता है, और चाहे वनस्पति है, चाहे फसल है, या फल है, या कोई भोजन है, या फिर मनुष्य है, वो रोग ग्रसित हो जाते हैं, उनके जीवन में खतरा पैदा हो जाता है। और यही कारण हुआ है कि जब से हमने ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग मिट्टी में शुरू किया, तो मिट्टी में एक बदलाव आना शुरू हो गया, मिट्टी ही रोग ग्रसित हो गई, मिट्टी की जीवन शक्ति घटती चली गई। एक तरफ तो इसने कठोरता प्रदान करती, कठोरता के कारण अब ऑक्सीजन का आवागमन रुक गया, उसका सूक्ष्म जीव निष्क्रिय पड़ गए। तो हमें अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो उन बातों को, उन चीज़ों को चिन्हित करना है जिनसे हम सुधार कर अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ा सकें। तो इसका सबसे बड़ा है कि मिट्टी भुरभुरी हो, मिट्टी की कठोर पलचूर हो, मिट्टी में नमी बनी रहे, मिट्टी में ऑक्सीजन का आवागमन बढ़े, और साथ ही मिट्टी की जो नमी पानी ग्रहण करने की क्षमता है वो बढ़े। तो उसका एकमात्र कारण रासायनिक खाद से नहीं, उसका एकमात्र कारण है मिट्टी को प्राकृतिक स्थिति दिलाने के लिए आप इसकी गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, गोबर की गली सड़ी खाद उत्तम हो तो वो काम कर सकती है। हम ऐसे ही गोबर फेंक देंगे तो उसका कोई परिणाम नहीं मिलने वाला, परिणाम ही नहीं, उसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकते हैं। देखा है हमने कि हम आधी अधूरी कच्ची गोबर डाल देते हैं तो उससे कुछ लाभ तो मिलता नहीं, रोगों का हमला बढ़ जाता है, मिट्टी की संरचना में और बदलाव आ जाता है। तो इससे बचने का है कि या तो हम गोबर की गली सड़ी गाय, और यदि गाय की गोबर की मिल जाए तो अत्युत्तम है, क्योंकि गाय के गोबर में ऐसे सूक्ष्म जीव रहते हैं, ऐसे जैव रसायन रहते हैं जो कल्चर का काम करते हैं।
जो मिट्टी में जाकर अपना संवर्धन करते हैं। संवर्धन से मित्र जीवों को भी सुरक्षा मिलती है, साथ ही ऐसे जैव रसायनों का उसमें निर्माण होता है कि मिट्टी की संरचना में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाता है। इससे मिट्टी में एक तरफ तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, ह्यूमस का संतुलन हो जाता है, साथ ही गोबर में बहुत सारे पोषक तत्व भी रहते हैं, उनकी आपूर्ति हो जाती है। गोबर में कुछ ऐसे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज की मात्रा भी रहती है जो मिट्टी की ह्यूमस संरचना को, ह्यूमस संरचना का अर्थ है कि ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो मिट्टी में रहकर मिट्टी की संरचना में कुछ परिवर्तन ला सके, मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ा सके, मिट्टी की पोरसता प्रदान कर सके, मिट्टी की कठोरता को दूर कर सके। ये बहुत जरूरी है। मिट्टी की कठोरता के बाद ही हमारी जो पानी, मिट्टी की जो पानी ग्रहण करने की क्षमता है बदलती है। उसी में ऐसे माहौल में ऐसी मिट्टी में ही जो सूक्ष्म जीव हैं अपना संवर्धन कर पाते हैं, अपनी मल्टीप्लिकेशन कर पाते हैं, अपनी संख्या बढ़ा पाते हैं। और जब सूक्ष्म जीव गतिविधि करते हैं तो उसके साथ भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं। एक प्रयोग तो यही रहता है, जब सूक्ष्म जीव तेजी से संवर्धन करते हैं तो उसके साथ में कुछ जैव रसायनों का निर्माण होता है। ये मिट्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे जैव रस का उत्पादन होता है। तो उनसे संवर्धन में तो मदद मिलती है। हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं उनको आहार की प्राप्ति तो होती है, साथ ही कई ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ भी उनमें उत्पन्न होते हैं जो मिट्टी की संरचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ में बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर या नाइट्रोजन को सोख कर या मिट्टी के फास्फोरस को, पोटाशियम को, इन सबको सक्रिय कर देते हैं, उपयोगी अवस्था में ले आते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन सोखते हैं उससे कार्बन मुक्त होता है, तो ये कार्बन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में या तो आप अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कुछ और चीजें हैं जैसे कि हमारा गोबर भस्म संपूर्ण है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें भी अद्भुत गुण है, क्योंकि गोबर भस्म संपूर्ण को हमने ऐसे इस तरह से बनाया है कि जैसे ही आप इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करना बहुत सहज है। प्रयोग करना सहज इसलिए है कि आप एक एकड़ भूमि में इसका प्रयोग करेंगे। आप इसका प्रयोग बुवाई के बाद आप अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसे 8-10 दिन के बाद कर सकते हैं। जब भी आप अपनी फसलों को पानी दें उसके साथ कर सकते हैं, छिड़काव के माध्यम से कर सकते हैं। तो गोबर भस्म संपूर्ण में अपने गोबर के एक्सट्रैक्ट को डाला है, इनकी गोबर के जो जैव रसायन जो हैं, जो माइक्रोब्स हैं वो उसमें हैं। साथ ही हमने गोबर की राख को डाला है। गोबर राख तो जो पोषकता का भरपूर भंडार है, उसमें हर तरह के पोषक हैं। उसमें जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, बोरोन है, इनकी मात्रा गोबर की तुलना में 3 से 18 गुना तक अधिक है। क्योंकि विभिन्न पोषक हैं, इनकी मात्रा अलग अलग है, इसलिए सिंपल कह दिया। अन्यथा नाइट्रोजन की यदि कहें गोबर की तुलना में, गोबर की जो भस्म है, गोबर की जो राख है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ही 6 गुना ज्यादा है। इसी तरह फास्फोरस, पोटाशियम। और ये जब आप गोबर की राख का प्रयोग करते हैं, गोबर का एक्सट्रैक्ट का प्रयोग करते हैं, गौमूत्र का प्रयोग करते हैं भस्म के रूप में, तो बहुत सारे पोषक तो सहजता से मिल जाते हैं। साथ ही गोबर भस्म इनके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। इसमें सबसे पहला तो सीवीड्स है, इसको समुद्री शैवाल कहते हैं। शैवाल, जो समुद्री जो शैवाल है उसका जो, उसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं, उसको तो सुपर फूड माना गया है। इसके अलावा हमने इसमें एक चीज और भी डाली है, वो डाली है मोरिंगा। मोरिंगा की पत्तियां, सहजन की पत्तियों में भी अद्भुत पोषकता रहती है। उसमें हर पोषक तत्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम गाय भैंसों को भी जिसका सेवन कराते हैं तो उनकी न केवल जो पोषकता की पूर्ति होती है, उनके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। जो हमारे गाय भैंस के बच्चे हैं शीघ्रता से वयस्क होते हैं, गर्भ धारण क्षमता बढ़ती है, दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, ताकत में वृद्धि होती है। और मनुष्य के लिए भी सहजन को सुपर फास्ट का फूड कहा गया है। इसके अलावा इसमें 12-13 तरह की और जड़ी बूटी, सामान्य जड़ी बूटियां जो मिलती हैं, जैसे कि इसमें पुनर्वा मूल डाला गया। पुनर्वा मूल इसलिए कहा गया है कि उसमें मृत कोशिकाओं को पुनः जीवित करने की क्षमता है। इसलिए यदि अभी तो लीवर संबंधी जो बहुत सारे रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आयुर्वेद में तो सैकड़ों सालों से पुनर्वा मूल का प्रयोग लीवर की बीमारी में किया जा रहा है। अन्यथा अभी एलोपैथी में भी कोई ऐसी दवा नहीं है जो लीवर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर सके। देखिए पुनर्वा में है, इसी तरह घृतकुमारी में है, इसी तरह
कुछ और दूसरी जड़ी बूटी हैं, सबके प्रयोग से हमने गोबर फल संपूर्ण को परिपूर्ण बनाया है। इसके प्रयोग से मिट्टी की संरचना में बदलाव आना शुरू हो जाता है। फिर हम उत्पादकता की बात करें तो गोबर फल संपूर्ण के प्रयोग से हमारी फसलों की उत्पादकता भी बढ़ती चली जाती है, मिट्टी की संरचना समान होती चली जाती है, ऑक्सीजन का जो प्रभाव बढ़ जाता है। साथ ही कई तरह के सूक्ष्म जीव सहजता से अपने को संवर्धन कर पाते हैं। साथ ही हमने देखा है, और ये बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है, कि जैसे जैसे आप गोबर फल संपूर्ण का प्रयोग अपने खेत में करते हैं, खेत में अनायास कुछ दिनों के बाद जो केंचुआ है उनकी संख्या बढ़ने शुरू हो जाती है। केंचुआ बहुत महत्वपूर्ण है। केंचुआ एक अकेला ऐसा जीव है जो किसान का न केवल मित्र, संपूर्ण मित्र है, बल्कि मिट्टी की संरचना को बदलने के लिए। तो आप इन सब का प्रयोग कर सकते हैं।